अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो सीवीपी के 2 सवाल कहे थे, इसका तो आंसर यस ही बनता है। अगर किए होते तो अच्छा होता। एक मैंने ऑटम 18 कहा था और एक स्प्रिंग 22 कहा था। अगर तो किए हैं, किस किसने किए हैं? ठीक, और बाकियों ने नहीं करने, टाइम नहीं है। अगर तो बाकियों ने करने हैं तो कल कर लें और कल डिस्कस कर लूं। नहीं करने तो ना सही, जिन 6 लोगों ने पूछना है पूछ लेना है, कर लें अब अगर करने हैं तो। एक महीने से पहले होमवर्क दिया था, वो डिस्कस नहीं हो पाया था, आइडियल केमिकल्स। तो उसमें 2 ही पॉइंट्स थे, अगर आपको भी याद नहीं भी है कोई बात नहीं, डिस्कशन सुन लें, शायद याद आ जाए बात। एक मैंने होमवर्क दिया था ऑटम 16 आइडियल केमिकल्स, एक सवाल क्लास में कराया था और उसका एक एडवांस वर्जन जो होमवर्क दिया था आइडियल केमिकल्स। इसमें 2 पॉइंट हैं, अगर आपको याद हो और कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा, मेरी तरफ से बताने वाले इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट इसमें यह था कि जो मैंने क्लास में सवाल किया था उसमें तो ऑलरेडी पर यूनिट ही इंफॉर्मेशन दी हुई थी, लेकिन इसमें पर बैच इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो इसको हमने पर बैच से पर बोतल तक लेके जाना था, और एक बैच में 2000 लीटर काम शुरू होके 300 लीटर हो जाता था लॉस, जिसमें से 100 लीटर चिड़ियां ले गई और 200 लीटर खराब हुआ। 1700 लीटर प्रोडक्ट बन सका, और 1700 लीटर नंबर ऑफ बॉटल्स के हिसाब से, क्योंकि सवाल में तो हम बॉटल्स बेचते हैं, एक बॉटल होती है 1.25 लीटर की, तो इससे 1360 बॉटल्स निकलेंगी। एक तो इसमें यह पॉइंट था कि हमें खर्चे दिए हुए थे बैच के हिसाब से, उनको एक बैच का कैलकुलेट करने के बाद इससे डिवाइड करना था तो पर बॉटल आ जाना था। एक ये पॉइंट था। इसमें अगर कोई इख्तलाफ परेशानी है तो बोले जी। हाँ, ये सारी फिगर्स पर लीटर कर ली थी। अच्छा, यानी आपने उस हर फिगर को कैसे किया, किसे डिवाइड किया? हर फिगर को 1360 से डिवाइड कर लिया। नहीं, 2000 से क्यों किया? पर करना था तो पर प्रोडक्ट करना था ना। ये तो यार वेरियस में भी ऐसे ही करते थे। वेरियस में भी तो यही था कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड 1 से ज्यादा यूनिट्स का दिया हुआ है तो हम डिवाइड कर रहे थे जितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो इससे करते 2000 से क्यों? तो वो 2000 से डिवाइड करना गलत था। अगर आप हर लाइन को 1360 से डिवाइड कर लें ठीक है, फिर एंड पे ना करना। 2000 से डिवाइड करना गलत था। बैच और ये नंबर ऑफ बॉटल्स वाला एक पॉइंट था इसमें, जिन्होंने भी किया है इस नंबर ऑफ बॉटल से डिवाइड करने में कोई एतराज। दूसरा मसला इस सवाल में था कि जब मटेरियल लेबर ओवरहेड निकाल लेने थे और स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी थी, तो स्क्रैप का चक्कर ये था कि ये एक, चूंकि हम सारी पर बैच कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसी पर बैच की कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, उधर जगह नहीं इधर आ रहा हूं। ये 200 लीटर जो निकला है, इस 200 लीटर का जो वेस्ट है, इसको ड्राई करके कुछ भी करके 225 किलो का एक सॉलिड वेस्ट बनाते हैं। जैसे भी, ये तो मैं भी कह रहा हूं कि धूप में रख के ड्राई कर लेते हैं, कुछ करके इस 200 लीटर को इतने केजी सॉलिड वेस्ट बनाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं एक बैच का डाटा है, सब उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। फिर ये डलता है एक और प्रोसेस में जिसमें 2% लॉस हुआ करता है, और फिर इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है वैक्स। इस 225 किलो से ये कितने किलो बनता है, ये पहले प्रोसेस में भी ना शायद 1-2 सवाल ऐसे किए हैं। ये 2% ऑफ दिस है, लिखा हुआ है लॉस 2% ऑफ ये। तो इनपुट में से लॉस माइनस करना है तो आउटपुट आना है, और ये इसका 2% है।
तो 225 माइनस एक्स का 2% इज इक्वल टू एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 221 किलो निकल आएगा, और फिर इस 221 किलो की नेट स्क्रैप वैल्यू उधर बैच में से लेस हो जाएगी। और बताएं जिसने किया है और थोड़ा बहुत याद है, कुछ पूछना है तो पूछें। चलें, कुछ नहीं पूछना। ₹400 और 290 वो पर केजी है, तो मल्टीप्लाई भी केजी से करेंगे ना। जी हाँ, तो वो कल करके आए ना। समझ ही नहीं आया था तो ये तो सही बात नहीं यार, मसले होंगे ना। हाँ, तो कल करके आए। जिन्होंने नहीं करने वो भी करें। स्प्रिंग 22 और ऑटम 18 ये दो कहे थे। नहीं यार, स्प्रिंग 22 में नहीं यार, शायद वो प्रेजेंटेशन डिफरेंस हो, वरना एंड तो सेम ही है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू किया था मैंने, और अभी कराता हूं, 2 सवाल कराता हूं उसके। अच्छा, उससे पहले अब जैसे अभी ये 88 लेक्चर और 12 हो गए इन्वेंटरी मैनेजमेंट के, तो ये हो गए 100। शुरू से मैं आपको ये बिल्कुल बताता हुआ चल रहा था कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, वो मैं लगा भी रहा हूं, जहां जहां मौका मिल रहा है कोशिश, कहीं FR2 कहीं FR1 कहीं कॉस्ट, सब मिक्स करके चल रहा हूं। लेकिन फिर भी कोशिश यही कर रहा हूं कि मुश्किल भी चीज है तो उसको पूरी तरह से समझाऊं। तो अब ना मुझे बार बार पूछ के टेंशन नहीं देना कि सिलेबस कब खत्म होगा। ये मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं और ये जो ऑनलाइन के उनको भी कह रहा हूं। इरादा इंशाल्लाह है कि कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जब बार बार पूछते हैं ना, खासतौर पर ग्रुप के अंदर, वो बड़ी इरिटेटिंग बात है। तो अगले संडे को क्या तारीख है? ये संडे को 6, और उससे अगले संडे को 13, और उससे अगले को है 20। ठीक है, और उससे अगले संडे, हाँ ठीक है, बस ऐसे ही देख रहा था आपको कैलेंडर आता है कि नहीं आता। तो 6 तक कोशिश तो पूरी थी, लेकिन आपके चूंकि बाकी कोर्सेज भी चल रहे हैं, वरना पहले ये सोचा था कि इस वीक में कहीं कुछ शामों को एक्स्ट्रा करके, लेकिन आपके बाकी कोर्सेज भी सारे के सारे चल ही रहे हैं इस वीक के अंदर, तो इसलिए उस तरह से उतनी एक्स्ट्रा तो फिर नहीं कर पाऊंगा वीक में, तो इसलिए शायद को 2-3 दिन ऊपर लग जाए। लेकिन ये देख लें कि कोशिश है, तो इसलिए अगर आप इतना प्रेशर डालते हैं ना तो फिर या फिर बातों को लगना शुरू होता है सर टपा रहे हैं, बस नहीं, ऐसे बेइज्जती ना करें। तो इसलिए मेरी तरफ से स्टिल कोशिश है काफी, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप बिना छुन्ने मुन्ने ना बन जाए। जैसे ये खासतौर पर रिकॉर्डिंग वाले बच्चे, मैं आपकी ना बेइज्जती नहीं कर रहा, बल्कि नहीं, हाँ बेइज्जती कर रहा हूं कि आप ना थोड़े से अपने आप को बड़ा भी होने देना। अब जैसे ग्रुप में आप जब बच्चे इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, और ये मैं वाकई बेइज्जती कर रहा हूं, वाकई लिटरली डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये वाकई बेइज्जती वाली बात है कि अगर मैंने यहां पर ये बात लिखी हुई है कि सेल्स इनटू लेट्स से 20% इज इक्वल टू 180 मिलियन, तो फिर मैंने डायरेक्टली ये बात कही थी मैंने जबानी, फिर सेल्स निकाल दी, तो आप कैसे सेल्स की फिगर कैसे निकली है? तो इतने छुन्ने मुन्ने ना बने। जैसे किसी बच्चे ने पूछा भी हुआ था कि वो वेरियंस वाला कुछ पता नहीं सवाल था कि अगर यहां मैंने वेरियंस लिखा हुआ है 5 फिगर्स नहीं मुझे याद है, स्टैंडर्ड रेट इनटू 7 आवर्स लिखे हुए हैं, माइनस कोई एक्चुअल रेट लिखा हुआ है 50 इनटू कोई एक्चुअल आवर्स लिखे हुए, तो यहां से स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या फार्मूला?
हाँ जी, अब ये मैं सॉल्व करके दिखाऊं? यानी अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप ये भी नहीं समझ पा रहे तो बेटे फिर वाकई बहुत मुश्किल है कॉस्ट पास करना। मतलब कॉस्ट में इतने मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस में अगर आप इतना सा पढ़ने के बाद ये भी नहीं कर पाए तो फिर मैं नहीं कुछ सिखा सका आपको। तो इतने छुन्ने मुन्ने ना बने, ये मैं वाकई बेइज्जती कर रहा हूं। जिस बच्चे ने भी पूछा था सवाल, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, वाकई बेइज्जती कर रहा हूं। इतने ना गिराए ना अपने आप को। या यहां वाले भी ऐसी सोच रहे हैं? क्यों भाई? अच्छा बताओ ना जरा कैसे निकलेंगे? कैसे बताओ? नहीं, एक्स की वैल्यू पुट किए बगैर बताओ। चलो ठीक है, शाबाश, सही। तो इस तरह की ना कैलकुलेशंस, इस तरह की छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन बेटे अगर आप इतने मुश्किल में डाल लेंगे ना अपने आप को कि नहीं पता नहीं हो क्या रहा है, तो फिर ये कैसे पास करोगे पेपर? चलो गिर पढ़ के कॉस्ट पास कर लिया, आगे एमएफए में क्या करेंगे आप? FR2 के डेफर्ट, FR2 भी शायद आप में से कोई पढ़ रहे हो। कैसे करेंगे कंसोलिडेशन की कैलकुलेशंस, कैसे कर लेंगे आप? सीफैप तक पहुंच गए, कैसे करेंगे सीफैप में आप जाके? तो इसलिए अपने आप को ना थोड़ा सा खुद भी हौसला दे कि नहीं हो सकता है, इतना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। और अपनी ना महरूमी बनाना छोड़ दें कि मैंने कहीं उर्दू स्कूल से पढ़ा था, मैंने उर्दू स्कूल से पढ़ा, मैंने उर्दू स्कूल से पढ़ा हुआ है, सो व्हाट? देखो इंग्लिश में बोले तो सो व्हाट, यस ओ या, जो जाफिका लादे आजम यही पढ़ा हुआ है मैंने, तो क्या? तो इसलिए अपने आप को ना थोड़ा सा बेटे खुद सेल्फ मोटिवेटेड होके ना आप अपने आप को और कोशिश करें। अब तो खैर कॉस्ट एंड हो रही है, अब मैं क्या इस तरह की बात कर रहा हूं, लेकिन अब सेशन एंड पे जब आप इस तरह के मैसेजेस करते हैं ना ग्रुप्स के अंदर, तो मुझे बड़ी मायूसी होनी शुरू हो जाती है कि कैसे पास करेंगे आप पेपर। तो ये पूछ पूछ के टेंशन ना मुझे देना, खुद टेंशन में लेना कि कोर्स खत्म होगा इंशाल्लाह हो जाएगा, अगस्त के अंदर ही होगा, अगस्त 31 अगस्त के अंदर हो जाएगा। बस आप ना हिम्मत से चल ले साथ। अगर घबरा के क्लासेस आप लेते जा रहे होंगे, नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, फिर नहीं होगा, वाकई नहीं होगा। मुश्किल है, ठीक है, सीवीपी मुश्किल है, जैसे वो ग्रुप में बच्चा कर रहे थे सीवीपी समझ कुछ नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं होती, आप पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। ये ऑनलाइन के ग्रुप में एक बच्चा सवाल कर रहा है, ग्रुप में मैसेज लिख रहा है कि नो लॉजिक एट ऑल, और आप ही कर रहे होते हैं जो कर रहे होते हैं। वाकई मुश्किल है, फिर क्या करें? मर जाए जाके, क्या करें? करना है ना, तो उसकी एफर्ट फिर आपको उसके हिसाब से और करनी पड़ेगी, बार बार उन सवालों पे और करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी ना वैसे शायद कॉस्ट के सवाल शायद कुछ हल्के भी हुए हों एज कंपेयर टू पुराने। जैसे आपको अगर प्रोसेस कॉस्टिंग के कोई 3 अटेम्प्ट्स पुराने सवाल देखेंगे तो वो ज्यादा मुश्किल भी हैं, उसके बाद निस्बतन हल्के हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को जो इस दफा सवाल आया है, ऐसा सवाल दुनिया जिंदगी में कभी नहीं आया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो इसलिए मैं ऑलरेडी कोशिश पूरी कर रहा होता हूं कि मैं कॉस्ट आपको और मुश्किल लेवल पे तैयार करते हुए पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप जब बिल्कुल हारना शुरू हो जाएंगे ना, फिर मायूसी की बात है। तो बार बार सिलेबस पूछ के टेंशन नहीं देनी और हिम्मत करके चलते रहे साथ। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू की थी मैंने, और मैं आपको ना अभी 2 सवाल और करा तो रहा हूं, लेकिन खास तौर पे उनमें जो पहला वाला सवाल कराने लगा हूं, ये मैं शायद छोड़ भी देता, लेकिन ऐसे ही बस करा रहा हूं। ये सवाल समझ आ जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर ना समझ आया तो डीमोटिवेट नहीं होना। ये सवाल मैं छोड़ देता शायद, लेकिन ऐसे ही बस करा रहा हूं सवाल, और जब ये सारे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजन करा दूंगा तो ये बेहतर हो गया होगा। ये जो मैं भी सवाल कराने लगा, हो सकता है आपको अभी समझ ना आए, हो सकता है, लेकिन जब ये डिसीजन मेकिंग कर लेंगे तो फिर ये बच्चों वाला सवाल है। एक मैंने नहीं, दो मैंने वो लेबर के स्टाइल वाले सवाल किए थे। चलिए एक और कराता हूं। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में ऑटम 13 अटेम्प्ट का सवाल डाला हुआ मैंने, शायद कोई 19-20 क्वेश्चन है मुझे, शायद मेरी बुक में डिजाइन लिमिटेड के नाम से, पेज 283, डिजाइन लिमिटेड, क्वेश्चन 20, ऑटम 2013 अटेम्प्ट का सवाल है। पढ़ ले, मैं करता हूं।
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं कुछ अर्ज करूं। पढ़ लिया। अभी इस वक्त बिजनेस दो प्रोडक्ट्स बनाता है, ऑलिव और मिंट, और पिछले साल जो किया था वो टेबल में बताया हुआ है। पर यूनिट सेल प्राइस बताई हुई है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बताई है, यूनिट्स बताए हैं और फिक्स कॉस्ट बताई हुई है। और फिर दूसरे पैराग्राफ के एंड पे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन 1 की हेडिंग से ऊपर ऊपर, कि मैनेजमेंट चाह रही है कि हम स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करें और कुछ और करके देखते हैं। तो स्पेयर कैपेसिटी, कौन सी स्पेयर कैपेसिटी? टोटल कैपेसिटी जितनी भी है अभी हम उसका 75% यूटिलाइज किया करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस कैंपस में 10 रूम्स हैं और अभी हम 7 रूम्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट चाह रही है कि कुछ ऐसा कोर्स शुरू करें या कुछ ऐसा बैच शुरू करें कि बाकी 3 कमरे भी भरें। तो ये उस तरह से मैनेजमेंट स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाह रही है। अब उसके लिए मैनेजमेंट के पास हैं 2 ऑप्शंस। पहले बताता हूं ऑप्शन 2, पहले आसान वाली बताता हूं। ऑप्शन 2 ये है कि सालसा नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दें जिसके इतने इतने यूनिट्स बना लेंगे, इतनी उसकी सेल प्राइस होगी, इतनी वेरिएबल कॉस्ट होगी और इतने उस पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी। और ऑप्शन 1 बाद में बताता हूं रिक्वायर्ड क्या है। तो कैसे करेंगे सवाल सॉल्व? दोनों ऑप्शन से प्रॉफिट निकाल लेंगे, और चूंकि डिसीजन मेकिंग का सवाल है तो रेलेवेंट इनकम एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन 2 कितने साल से बेच लेंगे? हैं 80,000। अब आप ये भी कर सकते हैं कि सेल्स वेरिएबल कॉस्ट्स अलग लिखें, और ये भी कर सकते हैं कि सेल प्राइस कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट इसकी कितनी होगी। 40% ऑफ व्हाट? 520 का कि 560 का? बल्कि पता नहीं मैं 560 बोला ही क्यों मैंने। हाँ जी, इसका 520 या 560? 560 क्या है? 520 है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और 40 और मिला ले सेलिंग, तो 560 बन जाएगा। तो सालसा के बारे में क्या लिखा हुआ है? अ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 40% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑलिव। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, बस वेरिएबल कॉस्ट, तो 560। तो 560 का 40% 224 156। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा इससे 156 इंटू 80,000। और कोई फिक्स कॉस्ट है रेलिवेंट? क्यों? क्योंकि एडिशनल है कितनी? 9 to 8। अगर ये पर यूनिट लेके यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करना तो सेल प्राइस को अलग यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अलग कर दें, ऐसे करना, ऐसे कर दें। ऑप्शन 2 डन। ऑप्शन 1 ये है कि एक सिंगल पैक लॉन्च करें जिसमें ऑलिव और मिंट दोनों हो। कितने कितने हो? एक डब्बे में कितने? एक ही हो,
हाँ, एक एक ही हो, सिंगल पैक जिसमें दोनों हो। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आप ऑलिव और मिंट को ब्रश और पेस्ट समझ लें। तो जो कस्टमर्स पहले सिर्फ ब्रश खरीदते होंगे वो अभी उनको ब्रश ही चाहिए, जो पेस्ट खरीदते होंगे उनको अभी पेस्ट ही चाहिए। लेकिन अगर कोई कस्टमर्स दोनों खरीदते होंगे तो वो ब्रश और पेस्ट दोनों खरीदा करते थे, तो अगर उनको एक सिंगल पैक मिल रहा है वो भी सस्ता, तो सिंगल पैक भी खरीदेंगे और ब्रश और पेस्ट अलग भी खरीदेंगे, तो सिंगल पैक से काम चल जाएगा ना। तो इसलिए अगर हम सिंगल पैक लॉन्च करेंगे तो हमें लगता है कि एग्जिस्टिंग सेल्स पे फर्क पड़ जाएगा, 18% डाउन हो जाएंगे। ऑप्शन 1 की अंग्रेजी समझा रहा हूं अभी इस वक्त। एक सिंगल पैक लॉन्च करेंगे जिसकी प्राइस दोनों के टोटल का 90% होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी ये नहीं बताया। अच्छा, एक पैक में क्या डालना है, एक ऑलिव एक मिंट, सेल प्राइस भी हम डबल रख लेते, डबल मतलब दोनों का ऐड, तो उसको 90% रखा है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ कहा नहीं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 1 के अंदर भी ऐसे ही पहले हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ऑलिव की कितनी, मिंट की कितनी और पैक की कितनी। सेल प्राइस इसकी क्या बन जाएगी, 1179। इनको ऐड करके 90%, इनको ऐड करके 90% कैलकुलेट करके दिखाऊं, 1179। वेरिएबल कॉस्ट इसकी है 560 और इसकी, तो इसकी क्या होगी, इनको ऐड कर दें, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं जैसा सेल प्राइस के बारे में कहा। तो नहीं 200 169। अच्छा, पीआरसी में क्यूएम में कभी ये एक्स और सना की इक्वेशंस नहीं बना के सॉल्व की होती हैं? ये मैं ना ये पढ़ाते के साथ साथ ना वो ग्रुप्स के आपको रिस्पॉन्ड, वो आप लोगों को कराओ तो रिस्पॉन्ड। और फिर एक बच्चे ने पूछा हुआ इक्वेशन के इसमें एक्स कैसे निकला, यार क्या करूं यार। हाय हाय, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट है, तो वो जो एग्जिस्टिंग ऊपर टेबल में दी हुई है उनका क्या, वो पहले भी इतनी हो रही हैं, अब भी इतनी होंगी, तो उनको हम कहीं डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करेंगे नहीं। तो अब फिर कंसीडर ये कर लेते हैं कि हम कितने पैक्स बेचेंगे, तो इनटू 169 ये रेलिवेंट होगा, और इसकी वजह से ये बिकने थे नहीं बिक सकेंगे तो वो एक रेलिवेंट कॉस्ट होगी, ठीक है। एक पैक्स बेचेंगे उससे कमाएंगे वो इनकम है, और ये ना बेच सकेंगे तो वो हम ना कमा सकेंगे वो कॉस्ट है। अब उसमें यूनिट्स निकाल लेते हैं। दो तरह से बता रहा हूं, दोनों में से आपको जो आसान लगे। अभी इस वक्त स्पेयर कैपेसिटी है कितनी, यूनिट्स अगर पूछूं तो कितने यूनिट्स और बना सकते हैं, अभी स्पेयर कितनी है, 90,000। कैसे 90, 1,20,000 एक के और 1,50,000 एक के, टोटल 270। अभी इस वक्त जो हम साल में 2,70,000 यूनिट्स बनाए, इनको इकट्ठे इसलिए कर लिया क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि जितनी देर में एक ऑलिव बनता है उतनी देर में मिंट बनता है, मतलब बनाने के एतबार से एक ही है, जब जो मर्जी बना ले, तो इसलिए इनको इकट्ठे कर रहा हूं। तो 270,000 पिछले साल बनाए थे और ये थे 75%, तो टोटल कितना था फिर, 360 आ गया। अभी इस वक्त कितनी स्पेयर है, अच्छा अब इसमें एक मिसाल चेंज करता हूं। अभी मैं वही पहली मिसाल पे आता हूं कि इस बिल्डिंग में 10 रूम्स हैं,
7 रूम्स में क्लासेस हैं, बाकी 3 में नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट चाह रही है कि रूम भी भर लें, कोई कोर्स लॉन्च कर दें, कोई और एक्सरसाइज करा लें, तो अब वो कितने रूम्स भरने हैं? 3। लेकिन उस नए कोर्स की वजह से जो एग्जिस्टिंग रूम्स वाले बच्चे थे वो भी शायद उसी में शिफ्ट हो जाए, यानी जो अभी 7 रूम्स भरे में वो भी 6 रह जाएंगे। अब कितने रूम्स भरने हैं? अब 4 भरने हैं, क्योंकि मकसद क्या है? कैपेसिटी को फुल यूज करना। और मिसाल देता हूं, इस रूम में अगर 150 कुर्सियां हैं और उनमें से 50 खाली हैं और ये चाह रहे हैं कि ये कुर्सियां भर लें, कितने लोग और बिठाने? 50। लेकिन वो जो 50 और बिठाएंगे उनमें से किसी के साथ आपकी खानदानी दुश्मनी है और उनके 50 के बिठाने से 15 उठ के चले जाएंगे, तो 15 और खाली हो गई, 15 और बिठा लेंगे। तो जो अभी इस वक्त स्पेयर कैपेसिटी है वो तो इतनी है। अगर हमने इतने और बनाए और वो पैक्स बेचने शुरू किए तो उसकी वजह से जो हम 270 बनाया करते हैं उनमें कमी हो जाएगी। तो जितनी कमी हो जाएगी उतनी फिर एडिशनल अवेलेबल हो जाएगी ना। कितनी? ऑलिव के पहले एक 20 बेचते थे, 18,000 की कमी आ जाएगी, 18% की। मिंट के एक 50 बेचते थे, बनाते थे, 18% की कमी आ जाएगी। पहले वाला क्या बना? 21,600 27। इतने यूनिट्स हम नहीं बनेंगे, ये भी जगह खाली हो गई। तो अब हम कितने पैक्स बना सकते हैं? 13,600। और अगर ये ना समझ आए तो एक और तरीका बता देता हूं। टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल 360। इसको 75 से डिवाइड क्यों किया? टोटल इनटू 75 इज इक्वल टू 270। तो 75 कितना आ गया? 360। अच्छा, आपको कमजोर दिल बच्चे होते हैं ना, अगर यहां बैठे हुए या कैमरे के उस पार बैठे हुए और आपको किसी बात पे बेइज्जती कर दी है, डांट दिया है, तो उस्ताद की डांट या बेइज्जती से ना और बाप की डांट या बेइज्जती से फायदा ही होता है कौम का। तो इसलिए इसको अगर आप दिल पे लेके आत्महत्या कर लेंगे तो ऐसे ना करें। टोटल कैपेसिटी इतनी है और हम लोग ऑलिव और मिंट का बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो जितने ऑलिव और मिंट हमने इंडिविजुअली बेच लेने हैं तो उतने तो बनाए ना। ऑलिव कितने बनाएंगे? अब हम ऑलिव बनाएंगे एक 20 की बजाय इतना, मिंट बनाएंगे एक 50 की बजाय इतने। कितने? ये वाला 98,400 और 12। तो हम इस टोटल में से इतने ऑलिव मिंट बना लेते हैं, बाकी जगह रह जाएगी। अच्छा, ये यूनिट्स लिखे में, तो ये एक पैक की सेल प्राइस है, ये यूनिट्स लिखे हुए हैं। इतने ही पैक बना लेंगे। एक पैक में कितने यूनिट्स लेंगे? 2। तो हम पैक्स कितने बनाएंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस एक पैक में 2 यूनिट्स होंगे ना, तो ये तो यूनिट्स निकालें। एक पैक में 2 यूनिट्स होंगे तो इतने यूनिट्स कितने पैक्स में आएंगे? 300। तो हम लोग इतने पैक्स बनाएंगे और ये कह देता हूं मैं वर्किंग 1। तो ऑप्शन 1 के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन जो हम पैक्स बेच के कमाएंगे 169 इंटू 69300 11700। अच्छा, आप कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, जो यहां बता रहा था। सेल्स और वेरिएबल अलग लिखना, अलग लिख लें, यानी इसको अलग 69 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको अलग कर लें, है जी। तो एक तो हम पैक्स बेचेंगे तो इतना हमें मिलेगा और इसकी वजह से ये नहीं बेच सकेंगे, तो जो इन पे कमाना था वो नहीं कमा सकेंगे। नहीं, मैं ये जुमला चेंज करके बोलता हूं। इतने हम ऑलिव मिंट नहीं बनाएंगे तो इतनी सेल होनी थी वो नहीं होगी, इतनी कॉस्ट होनी थी वो नहीं होगी, या फिर नेट इतना कंट्रीब्यूशन होना था वो नहीं होगा। तो इसको कह लेते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ऑलिव पे हमने 21,600 यूनिट्स नहीं बना पाने अब, तो उस पे 200 कमाना था जो रह जाएगा। इसकी वजह से अब हम मिंट
27 नहीं बना सकेंगे, तो जो 100 कमाना था वो रह जाएगा। 4320000 ब्रैकेट 4691। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 बेहतर है। कंक्लूजन ऑप्शन 2 बेहतर है क्योंकि ये ज्यादा एडिशनल प्रॉफिट कमा के देगा। अच्छा, ये है जनरल से सवाल, इसमें सवाल की वर्डिंग से पता चलेगा क्या करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि रेलेवेंट चीज है। अब आता हूं, आपको जो पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने 5 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजन, वो करते हैं अब शुरू। ठीक है, डन। चले, अब मैं आ रहा हूं वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजंस पे। ये जब मैं ऐसे करने लगता हूं तभी कैमरे क्यों उठते हैं? उससे पहले उठा लिया करें कैमरे। ये मैंने 5 टाइप्स ऑफ डिसीजन लिखे थे। अच्छा, इनके सवाल ना पहचाने जाते हैं कि इनके सवाल है, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनमें ये 2-3 मिक्स भी हैं आपस में, ऐसे भी सवाल है। तो इन 5 में सबसे पहला क्या लिखा था मैंने? इवैल्यूएशन प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर। अच्छा, अब ये जो है ना स्पेशल ऑर्डर, इसकी गहराई में मैं कल वाली क्लास में उतारूंगा। अभी इसकी गहराई से पहले मैं आपको इवैल्यूएशन ऑफ प्राइसिंग समझा लूं। और ऑर्डर का वर्ड जरूरी नहीं है, ये मैं कभी समझाते हुए हो सकता है ऑफर यूज कर रहा हूं, कभी हो सकता है मैं जॉब का वर्ड यूज कर रहा हूं। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, इसमें हो सकता है कभी मैं समझाते हुए जॉब का वर्ड यूज कर रहा हूं, कभी ऑफर, कभी प्रपोजल। इस अंग्रेजी में स्पेशल वाली बात, और कभी एक अंग्रेजी और लिखता हूं। इसकी गहराई में जाना है कल। अभी उस गहराई में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल कराऊंगा इसका। लर्निंग कर्व तो आपने देख ही लिया होगा। लर्निंग कर्व का है सवालों में इस्तेमाल। अच्छा, इसमें प्राइसिंग और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं अपने अल्फाज में। 1-2 लाइनें लिखना चाहें तो जरूर लिख लीजिएगा। कस्टमर हमसे ना कुछ चीज खरीदना चाह रहा है, और प्राइसिंग का मतलब यह है कि वो हमसे प्राइस पूछ रहा है, हमने उसको प्राइस कोट करनी है। और इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि उसने प्राइस बताई है, हमने हाँ या ना बताना है। दोबारा, कस्टमर ने हमसे कोई चीज मांगी है, हमने उसको बना के देनी है। अगर प्राइसिंग है तो प्राइसिंग में इसको कह रहा हूं, अच्छा ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने इवैल्यूएशन ऑफ प्राइसिंग है, सवाल में आपको प्राइसिंग का नाम नहीं लिखा मिलेगा। इन दोनों में जो काम है वो बता रहा हूं। कस्टमर हमसे कोई चीज खरीदना चाह रहा है, या तो उसको प्राइस हमने बतानी होगी, इसको मैं कह रहा हूं प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर, या फिर कस्टमर ने खुद ही कहा होगा इतने पैसे देने बताओ बेचते हो तो,
तो हमने उसको हाँ या ना करना होगा। इसको मैं इवैल्यूएशन कह रहा हूं। दोबारा, कस्टमर हमसे कोई चीज खरीदना चाह रहा है, या तो हमने उसको खुद उसकी प्राइस बतानी होगी, इसको मैंने कहा प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर, या फिर कस्टमर ने कहा होगा 500 चेयर चाहिए मुझे, 15,000 की खरीदूंगा, तो उसने हमें खुद प्राइस बता दी। अब हमने हाँ या ना करना है? नहीं। चलें, अगर इसमें कुछ लिखना हो तो लिख लें, प्राइसिंग और वैल्यूएशन का फर्क, अगर नहीं लिखना तो ना करना। नहीं, या तो कस्टमर प्राइस बता रहा होगा तो फिर हमने हाँ या ना करना है, या फिर हमसे उसने प्राइस पूछी होगी तो हमने प्राइस कैलकुलेट करके देनी है। नहीं, लेकिन चूंकि मैंने इवैल्यूएशन और प्राइसिंग ज्यादातर इसके सवालों में बतानी है, इसलिए मैंने इस हेडिंग के साथ लिख दिया। स्पेशल ऑर्डर में स्पेशल वाली क्या बात है वो कल गहराई बताऊंगा उसकी, लेकिन मैंने चूंकि इस टाइप ऑफ डिसीजन में प्राइसिंग और इवैल्यूएशन समझाना है, सवालों में ज्यादातर ये वाली चीज इसी से रिलेटेड पूछी होती है, इसलिए मैंने स्पेशल ऑर्डर के वर्ड साथ जोड़ दिया। इवैल्यूएशन यानी कस्टमर हमें कह रहा है कितने पैसे दूंगा मैं, अब वो हमने हाँ या ना करना है। चले, कहानी लिख ली। नहीं, आपसे तो बस ये पूछा होगा ना प्राइस बता दें, अब उसके खत का जवाब आएगा फिर हम बताएंगे, वो तो सवाल में नहीं होगा ना। सवाल में तो कोई एक ही बात होगी, या तो हमने सवाल में पूछा होगा कि ये कस्टमर ने हमसे पूछा है इसकी प्राइस कैलकुलेट कर दें बस, या फिर सवाल में बताया होगा कि कस्टमर ने इतनी प्राइस ऑफर की है तो बताएं फायदा है या नहीं है। तो हमने तो सवाल इनमें से कोई एक काम ही करना है। अच्छा है ये डिसीजन मेकिंग है, क्यों? ये तो हाँ या ना है, डिसीजन मेकिंग है, ये भी डिसीजन मेकिंग ही है। हम उसको प्राइस कोट कर रहे हैं कि इतनी प्राइस रखनी है, तो इन दोनों में है चूंकि डिसीजन मेकिंग ही, तो इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशंस चूंकि डिसीजन मेकिंग है बहरहाल, तो रेलेवेंट कॉस्ट और इनकम यूज करना है। और कल जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना स्पेशल को, तो फिर कल हम इसकी और गहराई में चलेंगे। इसकी काफी सारी गहराई है, बहुत गहराई है। अभी बहरहाल गहराई में उतरने से पहले एक सवाल करा देता हूं उसका। तो अब आप आ जाएं स्प्रिंग 17। अच्छा, जब मैं जहां से जिस सवाल पे ले जाता हूं, सवाल नंबर भी लिखते हैं ना, सवाल नंबर, पेज नंबर, अटेम्प्ट। हाँ, तो स्प्रिंग 17 पे आ जाए, लेकिन इस चैप्टर के नहीं, लेबर में आ जाए। लेबर वाला चैप्टर, लेबर वाले चैप्टर में स्प्रिंग 17, स्मार्ट प्रोसेसिंग, पेज 59, क्वेश्चन नंबर 3। लेबर वाले चैप्टर में पेज 59, क्वेश्चन नंबर 3, स्मार्ट प्रोसेसिंग। पढ़ लें, करता हूं। ये खामोशी इसलिए है कि आप सवाल पढ़ लेते। लास्ट अटेम्प्ट वाले तो भूल गए होगे ना, पढ़े हुए तो पढ़ लो दोबारा।
खामोशी इसलिए थी कि आप सवाल पढ़ रहे होंगे, पढ़ भी लिया होगा। कस्टमर ने हमसे 10,000 स्पेशल कंपोनेंट्स खरीदने की बात की है, और पता नहीं स्पेशल कवर मैंने क्यों बोल दिया। 10,000 कंपोनेंट्स हमसे खरीदना चाह रहा है, वो कंपोनेंट्स है, यूनिट्स है, पता नहीं क्या है, ऑटो पार्ट्स है। 10,000 ऑटो पार्ट्स हमसे खरीदना चाह रहा है और उसके लिए रिक्वायर्ड हमने इन 10,000 पार्ट्स को बेचने की उसको प्राइस बतानी है, क्योंकि हम 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो प्राइसिंग करनी है। अब चूंकि भारत डिसीजन मेकिंग है तो हमने लेनी है रेलिवेंट कॉस्ट। तो इन 10,000 यूनिट्स बनाने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होंगी, जो अब पड़ेंगी, यानी अगर फैक्ट्री में कुछ पहले ही फिक्स्ड ओवरहेड्स हुआ करते हैं वो अब भी होंगे, तो वो रेलिवेंट होगा नहीं। तो इसकी हम लोग ले लेते हैं सारी रेलिवेंट कॉस्ट और उसके ऊपर फिर 30% शामिल कर लेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट और पहला पैराग्राफ, अभी मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है। पहले पैराग्राफ पढ़ के और रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको कोई एतराज परेशानी है तो पूछें। कस्टमर ने 10,000 पार्ट्स मांगे हमसे, 10,000 यूनिट, और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हमने इन 10,000 के लिए उसको टोटल अमाउंट बतानी है, 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो हम कर लेते हैं प्राइसिंग और उसके लिए सारी रेलिवेंट कॉस्ट लिखेंगे और फिर 30% प्रॉफिट लगा लेंगे। यहां तक ओके? कॉस्ट क्या क्या है, ये पहला टेबल क्या है, ये लेबर वाले चैप्टर में है, स्प्रिंग 17 अटेम्प्ट का पहला ही क्वेश्चन था ये। तो मैंने इसको लेबर वाले चैप्टर में रखा हुआ है जी। पहला टेबल क्या है, पहले बैच की कॉस्ट है, पहले बैच की। तो हमने तो उसको टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बतानी है, यानी जो हमने उसको 10,000 यूनिट्स बेचने हैं हमने तो वो कैलकुलेट करने हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन 10,000 यूनिट्स की क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड, क्या करूं जी, क्या करूं? ये 135,000 को इंटू 10,000 कर लूं? नहीं, ये 135,000 तो पहले बैच की कॉस्ट दी हुई है और एक बैच में 500 यूनिट्स होते हैं। तो आप चाहे ऐसे कर लें कि 135,000 को डिवाइडेड बाय 500 करें, तो क्या आ जाएगा, 135,000 डिवाइडेड बाय 500, एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट इनटू 10,000। या फिर आप चाहे ऐसे कर लें कि 135,000 है एक बैच की, इनटू 20 बैच काम होना है, 10,000 यूनिट्स, एक बैच में 500 यूनिट्स, 10,000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 20 बैचेस। कितना आ गया, 27 लाख। डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर एक बैच में 2,25,000, तो 2,25,000 इंटू 20, नहीं, लर्निंग कर्व है। तो फिर ये तो अब आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और लर्निंग कर्व तो आप इतनी लर्निंग कर चुके हैं कि आपको आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई है। लर्निंग कर्व एक्स कितना रखें, 20 रख दें, लर्निंग स्टॉप हो गई आपकी। एक्स कितना रखें, पिछले साल तक कितने बना चुके थे? जब मैं लर्निंग कर्व की प्रैक्टिस करा रहा था तो एक्स पहले हम रखते थे कि पिछले साल तक कितने बना चुके थे, फिर एक्स रखते थे। मिसाल के तौर पे पिछले साल तक हम 200 यूनिट्स बना चुके थे, बजटेड है 70 यूनिट्स, तो एक बार एक्स रखा 200, एक बार एक्स रखा 270। तो अब पूछ रहा हूं पिछले साल तक कितने बना चुके थे, पिछले साल तक कितने बना चुके? कौन सा पिछला साल, अभी नया काम आ रहा है, अभी पहली दफा काम करने लगे, पिछले साल तक कुछ नहीं किया था, जो करना है अब करना है। तो वो जो पहले एक्स रखते थे अब इसकी जरूरत नहीं रही, बस ये बनाने हैं। तो क्या रखूं एक्स, 10,000, 4,000। अच्छा चले, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स रख रहे हैं कि नंबर ऑफ बैचेस? नंबर ऑफ बैचेस, क्योंकि अगर सवाल बैचेस का है तो फिर लर्निंग अप्लाई होती है बैचेस पे। तो एक्स रखने नंबर ऑफ बैचेस, कितना रखूं एक्स, एक्स कितना रखूं? एक्स कितना रखूं? अरे 5 वाला और पॉइंट है, वो और चीज है, थोड़ी सी नजरें झुकाएंगे ना, थोड़ी सी, तो उससे नीचे वाला पॉइंट है लर्निंग कर्व वाला जो पॉइंट है ना, वो सेकंड दूसरा पॉइंट है, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट इतना, और ये इफेक्टिव रहेगी फर्स्ट 8 बैचेस। पॉइंट 1 और बात है, पॉइंट नंबर 1 लर्निंग नहीं है, पॉइंट नंबर 1 ये लर्निंग कर्व नहीं है, पॉइंट नंबर 1 या है? नहीं है, क्यों नहीं है? तो क्या पता सेटअप कॉस्ट लेबर करते हो है? अच्छा चले, अलग गिवन है, अब चले रहने दे, मैं अभी सही नहीं पूछ रहा, पहले पॉइंट 2 करवा लूं फिर पॉइंट 1 पे आऊंगा। पॉइंट 2 है लर्निंग वाला,
तो x कितना रखना है 8। अच्छा वो नहीं क्यों नहीं कर रहे कि पिछले साल तक कितने हो चुके थे, क्योंकि पिछला साल नहीं है, अब करना है हमने जो काम करना है, तो बस x 8 y इज इक्वल टू a कितना है a मतलब a टाइम फॉर फर्स्ट बैच, वो कहां है, वो यही जो टेबल में दिया हुआ, क्योंकि टेबल ही फर्स्ट बैच का है, तो a आ गया 1500 आवर्स इंटू x पावर पॉइंट 152 1093.51। अच्छा इसमें अगर इसको 1094 कर लेगा तो कोई मसला नहीं है, वैसे 2 डेसिमल तक जाए जरूर, लेकिन राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं होता। और टोटल फॉर 8 बैचेस 1093.51 इंटू 8 8748.06। अब x क्या रखना या बस काम खत्म है 7? क्यों? क्योंकि लर्निंग जब स्टॉप हो गई है तो उसके बाद वाले बैचेस पे क्या होगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना 8वें बैच पे टाइम लगा था। तो अब हमें 8वें बैच का टाइम निकालने के लिए x इज इक्वल टू 7 करना पड़ेगा। 0.08। अब x 7 रखेंगे ना, लर्निंग स्टॉप हो रही होती है तो फिर 8 बैचेस बनने हैं बस, टोटल कितने बैचेस बनने हैं 20, लेकिन 8 के बाद लर्निंग रुक जाएगी, तो उसके बाद फिर सुस्ती में काम शुरू हो जाएगा। जितना आखिरी इंप्रूव्ड टाइम था उतना लगेगा, यानी 8वें बैच वाला टाइम, तो 8वें बैच के लिए इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अब हम y रखेंगे, y इज इक्वल टू 1500 इंटू 7 पावर पॉइंट 152 11593 और टोटल फॉर 7 बैचेस 7 111.781151 और इनका डिफरेंस क्या होगा 936.57 और ये है 8th बैच का टाइम, ये 8th बैच का है। और बस अब निकलाएंगे हमारे पास टोटल आवर्स। टोटल आवर्स पहले 8 बैचेस के लिए कितने, यही 8748.08 और अगले 12 के लिए जितना 8वें का टाइम था इंटू 12 1123.8.84 तो टोटल आवर्स बन गए 1998692। ये आ गए टोटल लेबर आवर्स इन 20 बैचेस के। और इसी के आगे चल रहा हूं, जगह खत्म होगी, मैं इसी से नीचे चल रहा हूं। टोटल लेबर कॉस्ट बन जाएगी आवर्स इंटू 150 और ये 150 कहां से आया, ये हरी मकड़ी से पूछते हैं। टेबल में क्या दिया हुआ लेबर कॉस्ट 2 लाख, ये है 1500 आवर्स की, तो पर आवर आ गया 150। टोटल लेबर कॉस्ट आ गई 2,999,80। इसको करिएगा, इसको 2,999,8038 तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई 2,999,8038। ये लेबर कॉस्ट है।
डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, ये कितने हैं 120 पर लेबर आर। तो चूंकि ये भी लेबर आर से लिंक्ड है इसलिए इस 120 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये 19986.92 2398430। इससे आगे सेटअप कॉस्ट। अच्छा सेटअप कॉस्ट आप समझ लें जलेबियां बनते देखेंगे आप, वो जलेबियां वो जो कपड़े का एक पाउच बनाया हुआ है जिससे वो ऐसे कर रहा है, तो उस पाउच के अंदर वो मटेरियल कहां से आया है, खाली हो गया वो मटेरियल। अब वो दोबारा रिफिल करेगा, वो किसी और शख्स ने बड़े से देगचे के अंदर वो सब मटेरियल डाला हुआ है, वो उसके अंदर भरेगा, फिर ज्यादा हो जाएगा वापस निकालेगा, फिर उसको दबाएगा, थोड़ा सा निकलेगा, फिर साइड पे करेगा, फिर अगले को पकड़ाएगा। ये बैच सेटअप होकर अगले तक पहुंच गया। अब उसके बाद फिर उसने उससे जलेबियां बनानी है। या समोसे तलने वाला, उसके पास एक ट्रे है, बहुत मजे के समोसे हैं, बहुत जबरदस्त उसका टेस्ट है, तो उस ट्रे के अंदर 12 समोसे रखे हैं। अब उस तक वो ट्रे पहुंचेगी, फिर उसने कढ़ाई में समोसे डालने हैं और उनको तल के बाहर निकालना है। वो 12 समोसे कहां से आए, वो कोई होगा जिसने वो ट्रे भरी होगी, वो ट्रे एक बैच है जो सेटअप हो गया। तो यूनिट प्रोडक्शन में डालने के लिए जो 500 यूनिट्स प्रोडक्ट में आने, तो उन 500 यूनिट को इकट्ठे करके टेबल में सजा के फिर टेबल उठा के पहुंचाना वर्कर तक, ये बैच सेटअप है। तो पहले बैच को सेटअप करने में खर्चा आएगा कितना, लेकिन ये तो हर बैच में कम होता जाएगा। कितना कितना कम, अच्छा अब ये जो हर बैच में 5% कम होता जाएगा, ये लर्निंग है। क्यों, क्या पता लर्निंग हो जिसमें लर्निंग रेट 95% हो, है ये लर्निंग नहीं, क्यों नहीं, सेटअप भी लेबर ही करके देने। और आगे सेटअप कॉस्ट हर बैच पिछले से 5% कम है, तो ऐसे ही है ना कि 95% है, तो ये लर्निंग थ्योरी नहीं, क्यों नहीं, हाँ जी लर्निंग थ्योरी क्यों नहीं, यानी इसको ऐसे क्यों ना करें, सिर्फ इस वजह से कि इसमें कहीं लेबर आवर्स नहीं है। चलो कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूं, है पीछे लेबर, अब कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूं, नहीं है लर्निंग, नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, 5% इंप्रूवमेंट आ रही है मतलब 95%, तो क्यों नहीं इसमें लर्निंग थ्योरी, दफा करें, भूल गए, कोई बात नहीं। लर्निंग थ्योरी अप्लाई होती है व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, यानी दूसरे के बाद एवरेज टाइम पहले का 95% है, फिर चौथे के बाद एवरेज टाइम दूसरे वाले का 95% है, फिर 8वें के बाद एवरेज टाइम चौथे वाले का है, फिर 16 के बाद एवरेज टाइम 8वें वाले, व्हेनेवर आउटपुट इज डबल पे लर्निंग अप्लाई हो रही होती है। यहां पर क्या हो रहा है, हर अगला बैच पहले से 5% इंप्रूव हुआ है, तो नहीं ये लर्निंग थ्योरी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ आई कुछ नहीं हुआ। सेटअप कॉस्ट ये हर एक की अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट बैच की कितनी, हाँ जी 40,000, सेकंड की कितनी 40,000 का 95%, 38, थर्ड बैच कितना 38 का 95, 36100, फोर्थ 36110 का 95%, 34295, फिफ्थ का, फिफ्थ का इतना ही होगा या कम हो जाएगा, कम होगा, फिर कम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो होगा कि नहीं होगा, फिफ्थ मजीद रिड्यूस होगा। अच्छा इसमें फिफ्थ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम फिफ्थ बैच ऑनवर्ड्स, यानी 5वें में भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी या उसके बाद वालों में नहीं होंगे, यानी ऑनवर्ड्स के साथ फिफ्थ भी है, तो फिफ्थ में भी नहीं होगी और बाकी में भी नहीं होगी। अच्छा जिनको लगता है कि फिफ्थ में तो होगी बाद वालों में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी का मतलब ऐसे ही लग रहा है। चलिए इसके जवाब में मैं एक सवाल ही पूछता हूं, अगर मैं ये कहूं कि हम फलाना टॉपिक्स मंडे ऑनवर्ड्स करेंगे, ट्यूसडे से नहीं, मंडे भी होगा उसके अंदर, तो मजीद इंप्रूवमेंट नहीं होगी फिफ्थ ऑनवर्ड, तो फिफ्थ में भी नहीं होगी,
फिफ्थ ऑनवर्ड्स तो फिफ्थ में भी नहीं होगी, इसलिए बस आखिरी इंप्रूवमेंट यही है। और अगले नेक्स्ट 16 ना, 4 तो ये हो गए, 25 16 रह गए, तो जो अगले 16 हैं उन पे भी इतना ही खर्चा होगा। 34,295 इंटू 16 548720 बस 697115। ओ इतना टाइम 697 फिक्स कॉस्ट्स, एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स। एग्जिस्टिंग पहले भी होते हैं, अब भी होंगे, बस पहले हो सकता है वो 4 डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और 5 में पढ़ जाएंगे, है वही जो टोटल हुआ करते हैं, तो ये रेलिवेंट नहीं होंगे। और डेप्रिसिएशन रेलिवेंट होगी, ये आपको ना कल शायद वरना परसों पता चलेगा। डेप्रिसिएशन होगी, बल्कि कल नहीं परसों पता चलेगा। कितनी है? 45,000 पर बैच। एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स भी अगर अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल या शायद परसों 9। अब ये जो आंसर आएगा ये प्राइस निकलेगी नहीं, ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट आ गई, इन पे हमने मजीद प्रॉफिट कमाना है 30%। मार्कअप मार्जिन 30% ऑफ, 30% ऑफ प्राइस मार्जिन। ये कितना बना? 9693583। और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूछी हुई है 30% मार्जिन है, मार्जिन यानी ये 70% है, तो 9693583 को डिवाइडेड बाय 70%। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।